नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मेडिटेरियन सी से लगता हुआ ये छोटा सा देश इजराइल, इसको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि साल 1948 में दुनिया के मैप पे एकमात्र यहूदी देश के तौर पे ये देश जो है अस्तित्व में आया। और दोस्तों, इस देश के बनने से लेकर ही ये देश जो है ये सुर्खियों में बना रहता है। इसके ऊपर काफी विवाद भी हैं और इसको पूरी दुनिया जानती भी है। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा जो इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद है उसकी वजह से ये जो देश है ये चर्चा में बना रहता है। आप सभी इजराइल पैलेस्टाइन विवाद के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो उस पर देखिएगा। इजराइल पैलेस्टाइन विवाद को मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी मैं आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ पे इजराइल बसा हुआ है, यहाँ पे आपको दो तरीके की जगह दिख रही है। एक रेड कलर में एरिया दिख रहा है, एक आपको पर्पल कलर में एरिया दिख रहा है जहाँ पे येलो स्पॉट भी बने हुए हैं। जब यूएन रिजोल्यूशन बना था साल 1947 में, उस समय यूएन के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि इस जगह पे दो देश होंगे, एक होगा पैलेस्टाइन जहां पे अरब लोग रहेंगे और ये यहाँ पे बना था। इसका एरिया थोड़ा बड़ा था और थोड़ा छोटा एरिया जो था वो इजराइल को मिला हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पैलेस्टीनियन लोग जो है, जो यहाँ पे अरब लोग जो रहते थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से हमारा है, यहाँ पे यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के यहूदी जो पूरी दुनिया से परसिक्यूट होके यहाँ पे एक जगह तलाश रहे थे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो हिस्टोरिकली जगह रही है ये हमको बिलोंग करती है, बेसिकली यहूदियों को बिलोंग करती है, इसीलिए इस जगह पे हम रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जहां पे इजराइल को वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था, यूएस, यूके, फ्रांस जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अरब लोगों को इसके आसपास के लोग सपोर्ट कर रहे थे। ये देश सपोर्ट कर रहे थे जैसे सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, ईरान, इराक, इजिप्ट, इन सभी देशों ने सपोर्ट किया। इवन इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि ये अग्रेसिव हो गए यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और इन्होंने इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए कई बार लड़ाइयां लड़ी। इजराइल अरब वॉर उनको कहा जाता है। हालांकि इजराइल ने डटकर इन देशों का मुकाबला किया और हर बार इनको पटकनी दी, इनको मुंह की खानी पड़ी और इजराइल अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब रहा। इसीलिए इजराइल जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस तरीके की इसके अंदर स्किल्स हैं, मिलिट्री स्किल्स हैं, जिस तरीके से इसने इन देशों से मुकाबला किया है। और उन्हीं मुकाबलों में से एक बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक ऑपरेशन की मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों, आज के समय इजराइल ये बताता नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इजराइल ने इस बात का ध्यान रखा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन तो रहे, लेकिन इसके आसपास के शत्रु देशों के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना हो जाए। इसीलिए उसने ईरान और सीरिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं। ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए तो उसने कई सैकड़ों ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन एक ऑपरेशन उन्होंने किया सीरिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म करने के लिए उन्होंने एयर स्ट्राइक करी थी। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑर्चार्ड। ऑपरेशन ऑर्चार्ड का नाम जो है, पूरा नाम अगर बात करें तो इसका नाम है ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स। इस ऑपरेशन की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद को भनक लगी कि सीरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन वो बना सकता है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हमें अर्ली फेज में ही उस साइट को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि इजराइल के हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके और इजराइल उससे सुरक्षित रहे। इसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स और ऑपरेशन ऑर्चार्ड। ये इजराइल की एक एयर स्ट्राइक थी जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो था अल खैबर साइट में, द अजोर साइट भी इसको कहा जाता है, ये सीरिया की यहाँ पे एक साइट थी, न्यूक्लियर साइट थी ये। यहाँ पे इन्होंने एयर स्ट्राइक करी। यहाँ से इनकी एयरक्राफ्ट, इनकी एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे जाके खुफिया तरीके से सीक्रेटली अटैक करके आती है और इस पूरी न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह कर देती है। हालांकि इन्होंने इस क्लेम को एक लंबे अरसे तक, इस न्यूक्लियर रिएक्टर को जो तबाह किया, इस अटैक को एक्नॉलेज ही नहीं किया। इजराइल ने इसको काफी लंबे अरसे तक छुपा के रखा। हालांकि पूरी दुनिया जानती थी कि इजराइल की मिलिट्री ने, इजराइल की एयरफोर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक करी है, लेकिन इजराइल ने कभी खुले तौर पे नहीं कहा कि हमने इस न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह किया है। कब तक? 2018 तक। 2018 में जाके इन्होंने कहा कि हाँ, हमने हमारे हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया था। ये जो इंसिडेंट था, ये यहाँ पे इजराइल और अरब देशों के बीच में एक और वॉर क्रिएट कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गया, एक वॉर नहीं हो पाया।
और इन देशों ने यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। और क्योंकि ये देश भी जानते थे, किसी दूसरे देश ने समर्थन भी नहीं दिया सीरिया को, या चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इजिप्ट हो, इन सभी देशों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चुप्पी साधे रखी और इजराइल इजीली बच के निकल गया और उसके ऊपर कोई किसी तरीके का ना कोई प्रतिबंध लगा, ना किसी तरीके का कोई अटैक हुआ। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, इस ऑपरेशन के पहले जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी और जो सीक्रेट एजेंसियां काम कर रही थी, एक तरफ कर रही थी इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उसके कई ऑपरेशंस की हम बात कर चुके हैं और आने वाले समय में करेंगे भी। तो इजराइल की मोसाद और यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी थी सीआईए, वो काम कर रही थी और इन दोनों को इस बात की भनक लग गई थी। इनके पास कुछ पुख्ता सबूत थे जिनसे ये पता चल रहा था कि सीरिया जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फैसिलिटाइज कर रहा है, वहां पे न्यूक्लियर वेपन वो बना सकते हैं। और उनके जो है लगातार संबंध जो है स्टैब्लिश हो रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उस समय डेवलप कर रहा था, डेवलप कर चुका था बहुत हद तक। इसी वजह से उनको लग रहा था कि सीरिया और नॉर्थ कोरिया मिलके सीरिया को भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बना सकते हैं, इसीलिए ये जो है एयर स्ट्राइक हुई। हालांकि सीरिया इस चीज को कंटिन्यूअसली डिनाई करता रहा है, आज तक डिनाई करता है कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी स्टैब्लिश किया ही नहीं, हमारा कभी ये मंशा थी ही नहीं कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएं। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका पूरा फुल स्मॉल नेम है IAEA, इसने 2009 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा लिया था कहीं कुछ हद तक कि इनके पास यूरेनियम और ग्रेफाइट बहुत इनरिचमेंट इन्होंने कर लिया है और उससे ये लग गया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो तो बन रहा है। ये तो बात थी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की, इन्होंने इस चीज का जानकारी दे दी थी। IAEA जो है इनिशियली कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि सच में ये कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं या नहीं, लेकिन सीरिया ने कंटिन्यूअसली IAEA को एक तरह से नेसेसरी जो एविडेंस है और कोऑपरेशन है वो देने से मना कर दिया। जैसे इराक ने किया था पहले के समय पे एक बार, और अमेरिका का वॉर हुआ था 2004 में, आप जानते हैं। तो जिस तरह से IAEA, हालांकि इराक के पास कोई न्यूक्लियर वेपन कभी मिले नहीं, वो जो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैंने किस तरह से आपको बताया था कि किस तरह से जॉर्ज बुश ने फॉल्स क्लेम करके इराक के ऊपर अटैक करवाया और इराक को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जब इराक अमेरिकन वॉर हुआ। और इस चीज का उसके ऊपर आरोप लगाया गया था सद्दाम हुसैन के ऊपर कि सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो चाहे केमिकल वेपन हो चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, उनका वो निर्माण कर रहा है। लेकिन जब वो पूरा अटैक हुआ, इराक हार गया और वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पे किसी तरीके का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे सीरिया में भी ऐसी चीजें चल रही थी। सीरिया की जो सरकार थी वो फेल हो गई वो बताने में कि हमारे पास नहीं है, और उन्होंने पूरी तरह से अपनी न्यूक्लियर साइट्स को है उनको विजिट नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये जो शक है वो बहुत ज्यादा यकीन में बदल गया। और उसके बाद जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर हो रहा था, सीरियन सिविल वॉर एक लंबे अरसे तक चला है, आप जानते हैं। तो उसके बाद अप्रैल 2011 में जब ये साइट जो है ये कंट्रोल में आई, तो उसके बाद यहाँ पे IAEA ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये जो साइट थी ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर साइट थी और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा था। तो ये बात हुई, लेकिन उस न्यूक्लियर साइट को पहले ही जो है इजराइल खत्म कर चुका था, इसको पूरी तरह से धराशायी कर चुका था। तो ये खतरा अब टल चुका था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले ये वीडियो भी आप दोस्तों जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने किस तरह से इजराइल को प्रोटेक्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और किस तरीके से उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस के जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम दिया है, जिसकी वजह से इजराइल अपनी जगह पे दुश्मनों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया है। इस अटैक से जस्ट पहले इजराइल के टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस के जो वो थे ऑफिशियल्स थे, वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। जॉर्ज W बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय उन्होंने कह दिया था, जॉर्ज बुश के एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया था कि हम अटैक नहीं करेंगे, बॉम्बार्डमेंट नहीं करेंगे। हालांकि कुछ सोर्स कहते हैं कि यूएस ने कहा था कि बॉम्बार्डमेंट आप ही कर दीजिए, हम आपके पीछे हैं, हम आपको बैक करेंगे, ग्रीन सिग्नल दे दिया था। और कुछ ये क्लेम करते हैं कि जॉर्ज W बुश ने कह दिया था कि नहीं, हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम इस अभी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर अभी एयर स्ट्राइक कर दी तो हो सकता है इजराइल और अरब देशों के बीच में एक और वॉर हो जाए, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एहूद ओलमेर्ट, ये जो उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे ओलमेर्ट, और ये जॉर्ज बुश इनसे मिलते हुए दिख रहे हैं आपको। तो ओलमेर्ट ने कह दिया कि नहीं, हम तो अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करेंगे, एक प्री एम्प्टेटिव एयर स्ट्राइक करेंगे, जिसको बिगिन डॉक्ट्रिन कहा जाता है इजराइल के अंदर। 1981 में बिगिन डॉक्ट्रिन नाम की एक ये
पॉलिसी लेके आए थे, जिसमें इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हमारे ऊपर कोई अटैक करे उससे पहले ही हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसको बोला जाता है कि हमें पता है कि हमारे ऊपर कोई अटैक होने वाला है या हमारे हितों को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हम उसको पहले ही टारगेट कर देंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सीरिया की न्यूक्लियर साइट के ऊपर इन्होंने अटैक करने की सोची। ये प्लान इन्होंने किया था। इस ऑपरेशन की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात सोचते हैं कि इजराइल को इतनी छूट कैसे मिलती है कि वो किसी देश के ऊपर, अपने पड़ोसी देशों के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने में सफल हो पाता है। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज का बैकिंग इसको मिलता है। आप जानते हैं कि यूएस और यूके कितना इजराइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कितना उसको एक तरह से फेवर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था सीरिया का, इसमें क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यादा आउटरीच क्यों नहीं दिखाई। इसका दो बड़े कारण थे। एक तो इजराइल खुद ही, सीरिया जो है खुद ही अपनी चीजों को छुपा रहा था, कवर कर रहा था अपनी एक्टिविटी को। उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को चीजें नहीं दिखाई थी, तो दुनिया को शक हो रहा था कि इजराइल, ये जो सीरिया है, सच में इसके मन में कुछ काला है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है तो उसको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकने के लिए अगर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे तो कोई बुरी बात नहीं है, कर देनी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया यही चाहती है, किसी भी देश के पास चाहे न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, वो देश हमेशा ये चाहता है कि कोई दूसरा देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर ले। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यादा इसके ऊपर बातचीत भी नहीं करी और ज्यादा इजराइल को क्रिटिसाइज भी नहीं किया। और एक ग्लोबल परसेप्शन भी बन गया कि कोई देश अगर न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है तो उसको पहले ही रोक दिया जाए, चाहे उसके ऊपर एयर स्ट्राइक ही क्यों ना करनी पड़े। तो इस तरीके से इजराइल को इस चीज में एक तरह से फायदा मिल गया। लेकिन इससे पहले की घटना पे चलते हैं। तो 2007 के अंदर हुआ है पूरा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस ने क्या काम किया, मोसाद ने क्या काम किया, सीआईए ने क्या काम किया, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो साल 2001 में मोसाद की जो इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी मोसाद है, इसने ये निगरानी रख रही थी सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद पे। बशर अल असद ये वही प्रेसिडेंट है जिनके समय पे सीरिया के अंदर आप जानते हैं कि सिविल वॉर भी हुआ था, जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसको अपोज कर रहे थे। तो बशर अल असद के ऊपर एक कंटिन्यूसली इसके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। तो उसको पता चल मोसाद को ये पता चला कि वो नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल से मिल रहा है, और उसको पास कुछ ये आ रहे हैं, एडवांस वेपन आ रहे हैं, आर्म्स आ रहे हैं। तो इजराइल की एक और एजेंसी है, इंटरनल एजेंसी है, जिसका नाम है अमान। अमान जो है वो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ये कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि सीरिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उस समय शुरुआती समय में तो मोसाद ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना जल्दी से हमें इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए कि सच में वो न्यूक्लियर वेपन ही बना रहा है। हो सकता है कोई दूसरे तरीके के आर्म्स ही इनके पास एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हों। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने और ज्यादा निगरानी करनी शुरू करी, और उसी समय यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए भी काम कर रही थी बशर अल असद के ऊपर। तो इस समय सीरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो भी बातचीत हो रही थी, उनको जब लोकेट किया गया तो जो लोकेशन है वो आई अल कैबर की। और अल कैबर जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे एक प्रॉपर तरीके से आप न्यूक्लियर साइट डेवलप कर सकते हैं। और उसी वजह से क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी इनको लगी कि हो सकता है यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा हो। उसी समय इजराइल को भी सिग्नल भेजे गए, मोसाद ने भी और इंटेलिजेंस को कलेक्ट कर लिया था, और धीरे धीरे इनको पता चल गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। तो वो कुछ ना कुछ क्या था, उसका सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट जो है उसको खोजने की बात चल रही थी, क्या है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इजराइल ने पूरी निगरानी शुरू करी, और निगरानी शुरू करने के बाद साल 2006 के दिसंबर में हम पहुंचते हैं। और 2006 में क्या होता है, पूरा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है। इंटेल कलेक्ट करने के लिए मोसाद जो है वो पहुंचती है लंदन में। लंदन क्यों पहुंचती है? मोसाद के कुछ ऑफिसर इसलिए पहुंचते हैं, एजेंट्स इसलिए पहुंचते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति होता है सीरिया का, जो सीरिया की एटॉमिक कमीशन का लीडर होता है, हेड होता है, जिसका नाम होता है इब्राहिम ओथमान। इब्राहिम ओथमान जो है ये लंदन पहुंचा होता है उस समय, और उस समय मोसाद भी इसका पीछा करते हुए पहुंचती है और जानती है कि सच में यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा है या कुछ और चीजें खिचड़ी पक रही है, इसकी जासूसी करनी है, इससे हमें डेटा निकालना है। तो मोसाद के यहाँ पे जो हैं अलग अलग ऑफिसर जाते हैं। एक ऑफिसर जाता है जो कि इसके ऊपर कंटिन्यूसली निगरानी रखेगा, एक ऑफिसर जाता है जो कि ये देखता है कि किस तरह से इसके लैपटॉप के अंदर मैं वो भेज दूं, वायरस भेज दूं, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं ताकि इसके लैपटॉप में जो जो डेटा है उसको हम चुरा सकें। एक ऑफिसर जाता है, एक एजेंट जाता है जो कि इसके होटल के अंदर किसी तरह से एंट्री ले सके। तो इस तरीके से इन्होंने 3
टीम बनाई। एक आदमी जो था वो निगरानी रखता था कि ये साइंटिस्ट कहाँ जाता है, एक जो है बेसिकली इसके होटल में घुसने के लिए उसने प्रोग्राम बनाया, और तीसरा जो है उस एक इंजीनियर था जिसने इसके लैपटॉप के अंदर वायरस इंस्टॉल किया। साथ ही और भी कुछ ऑपरेटिव्स थे जिनका ये मकसद था कि अगर हमें असैसिनेट करना पड़े इस साइंटिस्ट को, इब्राहिम को, तो उसके लिए स्पेशलाइज असैसिनेशन की टीम भी होनी चाहिए। साथ ही हमारे पास ऐसे भी लोग होने चाहिए जो सिचुएशन को पूरी तरह से मैनेज कर सके। तो एक बड़ी टीम जो है मोसाद की लंदन में पहुंची हुई थी। लंदन में पहुंचने के बाद इन्होंने बेसिकली वो सारा काम किया। एक व्यक्ति ने निगरानी रखी, एक ने इसको फॉलो करके इसके रूम में गया और उसको लैपटॉप को उन्होंने वो किया, ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली इसकी सारी एक्टिविटी जो है वो मोसाद के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकती थी। मोसाद के हेडक्वार्टर में जब चीजें पहुंची और इसके लैपटॉप से डेटा बरामद किया गया, तो उसमें सब कुछ इनको क्लियर हो गया कि उसके अंदर एक तो ब्लूप्रिंट मिला खैबर फैसिलिटी का, जहां पे ये पता चल रहा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो खैबर फैसिलिटी के अंदर एक न्यूक्लियर साइट ही चल रही है। साथ ही एक ऐसी फोटोग्राफ भी मिली जिसमें ये पता चल रहा था कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर ऑफिशियल है कोहान खीबू, वो भी इब्राहिम ओथमन से मिल रहा है, सीरियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो डायरेक्टर है उससे मिल रहा है। दोनों मिल रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है और कुछ ब्लूप्रिंट भी मिल रहे हैं। इससे क्या संदेश जाता है? क्लियर संदेश ये जा रहा था कि जो है सीरिया है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। ये चीज पता चल गई। उसके बाद मोसाद ने अपनी रिपोर्ट सेंड करी इजराइल के प्रधानमंत्री इथुट ओलमेट को। ओलमेट वैसे भी इजराइल की जो मोसाद है, सीक्रेट एजेंसी है, वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को उसको वो करती है, उसी को संदेश भेजती है अपना, उसको सीधा डायरेक्टर उसी से बातचीत करता है। तो यह चीज हुई। उसके बाद ओलमेट ने एक कमिटी बनाई 3 मेंबर्स की, और उसके बाद सोचा कि क्या हमें प्लान करना है। उन्होंने सीआईए को भी इन्फॉर्म किया, सीआईए को बताया कि भाई आप जो कह रहे थे वो बातचीत ठीक है, नॉर्थ कोरिया और सीरिया जो है मिलकर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने के बाद ये चीज जो है हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। उसके बाद और भी चीजें इनको डेवलप होती हुई दिखी कि नॉर्थ कोरिया और सीरिया जो है इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, उसने भी $1 बिलियन जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि ईरान के ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप ना कर ले, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना हम सीरिया के अंदर ही इस फैसिलिटी को डेवलप करें। तो ये चीजें चल रही थी। तो ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया तीनों मिले हुए थे, और दूसरी तरफ मोसाद और सीआईए इनकी निगरानी कर रहे थे। उसके बाद मिड अगस्त 2007 में इजरायली कमांडो जो हैं, जो सायरेट मैतकाल, ये एक इनका वो है ऑपरेशनल ग्रुप है कमांडोज का, जैसे स्वाट टीम होती है वैसे इनकी एक टीम है। इसने ये प्लान किया था कि हम चल के सीरिया की ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट है इसकी निगरानी करके आएंगे, हमारे 2 हेलीकॉप्टर से जाके देख के आएंगे हम वहाँ पे। उसमें 12 कमांडो थे और उन्होंने सीरियन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सीरियन कमांडोज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिससे उनको शक ना हो। लेकिन फाइनली ये ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हुआ। किस मायने में सक्सेसफुल हुआ? कि उन्होंने उस साइट की निगरानी कर ली थी कि वो साइट कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, किस तरह से हमें अटैक करना होगा अगर हमें कल को अटैक करना पड़े तो। लेकिन इनको सीरियन सोल्जर्स ने देख भी लिया था, तो सीरिया को भी ये डाउट हो गया था कि इजरायली हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं। तो दोनों तरफ से चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब क्या होता है कि सीआईए और मोसाद के बीच में बातचीत होती है और बातचीत में एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है। उस समय सीआईए के डायरेक्टर होते हैं माइकल हेडन, और दूसरी तरफ मोसाद के डायरेक्टर होते हैं मेयर डेगान। दोनों के बीच में ये डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए कि नहीं। एक तरफ तो मेयर डेगान जो मोसाद के डायरेक्टर है वो कहते हैं कि हमें बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए और इस न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ माइकल हेडन जो है वो सोचते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहिए। अगर हमने अटैक किया तो एक ऑल आउट वॉर हो सकता है इजराइल और अरब देशों के बीच में, और उसमें अगर भूमिका रही यूएसए की भी तो यूएसए को भी उसमें कूदना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ये चाहते नहीं थे। उसके बाद देखिए बातचीत हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई। उसमें कुछ सोर्स कहते हैं कि इजराइल को हरी बत्ती मिल गई थी, ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि आप अटैक कर लीजिए, हम आपको बैकिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियली अमेरिका ये क्लेम करता है कि नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था। हमने तो कहा था कि नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए और अभी हमें निगरानी रखनी चाहिए, अभी हमें अटैक नहीं करना चाहिए। सिचुएशन कुछ भी रही हो, लेकिन इजराइल ने डिसाइड कर लिया था कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे और इनकी न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तो फाइनली ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑर्चार्ड होता है। ऑपरेशन ऑर्चार्ड में F-15I जो इनका एयरक्राफ्ट था, इजरायली एयरक्राफ्ट जो था, जो इसने, और उसके अलावा एयरक्राफ्ट 209, उसके अलावा एयरफोर्स की 69th स्क्वाड्रन,
इसको ऑपरेट करती है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अलग अलग लोग जो हैं इसको पार्टिसिपेट करते हैं। कई सारे कमांडो और कई लोग जो हैं वो एकदम लेजर गाइडेड मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब से इस न्यूक्लियर साइट को टारगेट करते हैं। और उसके बाद इजराइल की इस पूरे इलाके को, इस पूरे न्यूक्लियर साइट को, जो कि एक रेगिस्तान के अंदर बसा हुआ था, रेगिस्तान के अंदर स्टैब्लिश था, उसको पूरी तरह से खत्म करके ये आ गए। तो यहाँ से इनके कमांडो, इनकी एयरक्राफ्ट निकली, एयरफोर्स निकली और यहाँ पे जाके इन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया। इन्होंने टर्की का जो एयर स्पेस है उसको भी वायलेट किया था। उसके बाद टर्की को इन्होंने अगले दिन जब एयर स्ट्राइक हो गई थी उसके बाद इन्होंने टर्की से बातचीत की और कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपके एयर स्ट्राइक, आपके एयर स्पेस का वायलेशन किया। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि हम टर्की को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारा ये हमें यहाँ से जाना पड़ा। तो ये इनका मकसद था कि कैसे भी मेडिटेरियन सी से, टर्की से होते हुए हम इजराइल के सीरिया के अंदर दाखिल हों और वहाँ पे जाके सीक्रेटली बॉम्बार्डमेंट कर पाएं। तो ये इनका प्लान था। यहाँ पे जाके डेर ए जोर जो नाम की साइट थी, जिसको इसको ऊपर जाके इन्होंने टारगेट किया। और टारगेट इन्होंने देखिए कौन कौन से, 8 तो इसके अंदर F-15I विमान थे, F-16I जो है विमान थे, आप दोनों मिला के 8 विमान थे इनके, जिन्होंने जाके रात को 10:30 बजे 5 सितंबर 2007 को नॉर्थ से, लेकिन नॉर्थ मेडिटेरियन से होते हुए लेबनान पहुंचे, लेबनान से दूर होते हुए और जाके इस साइट को अटैक करते हैं। उसके बाद ये ईस्ट में होते हैं, ये तो इन्होंने रास्ता बता रखा है कि कहाँ से होते हुए गए। और उसके बाद ये यहाँ पे जाके क्विक स्ट्राइक करके, कुछ मिनटों में स्ट्राइक करके वापस लौट आते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो साइट थी पहले इस तरीके की दिखती थी, ये गूगल अर्थ से ये तस्वीरें ली गई हैं। और उसके बाद जब इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उसके बाद ऐसा हो गया, तो पूरी न्यूक्लियर साइट और न्यूक्लियर रिएक्टर को इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये था सस्पिशियस साइट को इस तरह से, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने इस साइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और उस दौरान जो है रडार में इनकी जो है एयरक्राफ्ट ना आए, उसके लिए कुछ समय के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया कि किसी भी तरीके से सीरिया की जो रडार्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनको कुछ फॉल्स पिक्चर्स जो हैं उनके सामने रखी जाएं ताकि वो डिस्टर्ब हो जाएं, कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और वो टारगेट भी करें एयरक्राफ्ट को तो वो सही तरीके से हिट ना कर पाए। तो इस तरीके से उन्होंने उनके नेटवर्क को, उनकी रडार्स को न्यूट्रलाइज किया और ये अटैक करके वो सफलता से इस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खत्म करके वापस आ गए। उसके बाद इजराइल ने ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट दिया, इजराइल ने शुरुआत में तो कोई कमेंट ही नहीं किया कि हमने कुछ ऐसा किया है, लेकिन उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं कि द सिक्योरिटी सर्विसेज एंड द इजरायली डिफेंस फोर्सेज आर demonstrating unusual courage. We naturally cannot always show the public our cards. बेसिकली ये है कि हमारी सेना ने और हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत कमाल का करेज दिखाया है, शौर्य दिखाया है, लेकिन हम हमेशा हमारे जो कार्ड्स हैं वो दुनिया को नहीं दिखाएंगे। और होता भी है, अगर आप एक सीक्रेट मिशन पे हैं और आप अपने हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको किसी को टारगेट करने में सफलता मिल रही है, तो दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2007 को IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हमने एक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और उसमें हमें सफलता हासिल हुई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि ये एयर स्ट्राइक कहाँ पे करी गई और इसका टारगेट क्या रहा। उसके बाद फाइनली काफ़ी सालों बाद, 11 साल बाद 22 मार्च 2018 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल्स ने उस ऑपरेशन की पूरी तरह से ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड किया गया था, बिल्ड हो रहा था, अंडर प्रोसेस था सीरिया के अंदर, उसको हमने ही ख़त्म किया था 2007 में। और ये हमने इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि हमारे ऊपर ये खतरा था, इजराइल के हितों के लिए हमने ये फैसला लिया था। सीरिया का क्या रिएक्शन था, सीरिया के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना कंसर्न जाहिर किया और कहा कि इजराइल ऐसा कैसे कर सकता है, हमारे एयर बेस को कैसे ब्रीच कर सकता है, ये तो इंटरनेशनल एयर स्पेस का ब्रीचमेंट है, इसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, वायलेट किया गया है, ये सब बातें कही गई। इन्होंने यहाँ पे एक्शन लेने की बात करी, कोई एक्शन लिया नहीं गया। उसके बाद 27 अप्रैल 2008 को सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया, कहा कि देखिए हम कोई न्यूक्लियर वेपन बना नहीं रहे थे, कोई न्यूक्लियर साइट नहीं थी वहाँ पे, ये तो झूठी बात है। ये क्या आपको नहीं लगता कि एक न्यूक्लियर साइट होगी तो उसका हम स्पेस एयर डिफेंस नहीं रखेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो फुटप्रिंट है सैटेलाइट्स के सीरिया के अंदर, अगर कोई डेजर्ट के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो उसमें आएगा नहीं, दिखेगा नहीं कि वहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है? तो ये तो इजराइल ने अपना ऑफेंसिव दिखाया है, हमारे ऊपर बिना फालतू में अटैक किया है, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम कुछ भी यहाँ पे डेवलप नहीं कर रही थी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना था कि सीरिया दुनिया के सामने
इस चीज़ को छुपा के रखने के लिए इसको फोर्टिफाइड नहीं करना चाह रहा था। वो चीज़ों को इस तरह से दिखाना चाहता था कि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और चीज़ों को अवॉइड करना चाहता था कि दुनिया इसके ऊपर ध्यान दे। अगर कोई बिल्डिंग बनाता, कोई ऐसी फोर्टिफिकेशन करता प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दुनिया को शक हो सकता था, इसीलिए उसने इसको थोड़ा सा खुले में रखा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के और CIA के लोग थे, उनका मानना था कि यहाँ पे ना केवल न्यूक्लियर वेपन, साथ में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन भी हो सकते थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकती थी, तो इसीलिए इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद IAEA ने फरवरी 2009 में रिपोर्ट करी। इब्राहिम ओथमान से जब बातचीत हुई, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल फैसिलिटीज तो थी, मिसाइल्स तो यहाँ पे बन रही थी, न्यूक्लियर वेपन की बात इनको और बाद में पता चली जब सिविल वॉर चल रहा था उस समय। तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिएक्ट किया। कोई भी अरब सरकार, आप सामान्यतः क्या सोचेंगे कि अगर सीरिया के ऊपर अटैक किया होगा और इजराइल ने कोई एक्टिविटी की होगी तो अरब देश तो हैं उसको क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन किसी भी अरब देश ने सीरिया के अलावा कोई कमेंट किया ही नहीं इस इंसिडेंट के ऊपर। इवन ईरान, जिसका इसके अंदर पैसा भी लगा हुआ था, ये मानना है, उसने भी इस एक्शन सीरिया के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया इस एक्शन के ऊपर। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने जरूर रिएक्शन दिया और कहा कि इजराइल के ने बहुत गलत काम किया है, इजराइल ने प्रोवोकेट किया है, उसने सीरिया की सोवरेनिटी को वायलेट किया है, उसके ऊपर सीरियस एक्शन लेने चाहिए, रीजनल पीस और सिक्योरिटी को बहुत बड़ा ये नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने। तो ये सब बातें हुई, लेकिन कुछ इसका रिजल्ट निकला नहीं। हालांकि IAEA के जो हेड थे मोहम्मद इब्राहिदीन, इन्होंने क्रिटिसाइज किया सीरिया के इजराइल के एक्शन को और कहा कि किसी भी देश के ऊपर पहले बॉम्ब करना, उसके बाद ये कह देना कि वो देश एक बॉम्ब प्रोड्यूस कर रहा था, ये किस तरीके की बात है। इस बात को कैसे पचाएं हम, कैसे इस बात को हम माने कि हम तुम्हें जस्ट बिकॉज कि तुम्हें सस्पेंशन था, किसके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी तुम्हें लग रही थी, तो तुमने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर ली। ये किस तरीके की गतिविधि है, ये बहुत गलत चीज़ है, ये एक लॉ ब्रेकिंग चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए था। वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ भी नहीं दिया इसके ऊपर, कोई बयानबाजी नहीं करी। कुछ देशों के लोग जो हैं और कुछ सरकारें हैं वो सपोर्ट कर रही थी इजराइल को कि इजराइल ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए एयर स्ट्राइक करी। और क्योंकि अरब वर्ल्ड ही दबाव नहीं डाल रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कमेंट करने के लिए, तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो वैसे भी इजराइल के पक्ष में रहता है, तो उन्होंने कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज किया नहीं इजराइल को। ये चीज़ें हुई। और उसके बाद ये जो साइट थी, न्यूक्लियर साइट जहाँ पे बन रहा था, 2014 में तो ये आईसिस के कब्जे में आ गई थी। जब आप जानते हैं सीरियन सिविल वॉर चल रहा था उस समय, लेवांट, ISIS, आइसिल, जो भी बोलते हैं आप, मिलिटेंट ग्रुप जो था, उसके कब्जे में आ गई थी। लेकिन उसके बाद 2017 में इसको कैप्चर कर लिया गया था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा, जो US के द्वारा बैक्ड फोर्सेस थी, कुर्दिश और अरबियन मिलिशियाज फाइटर्स की। इन्होंने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद से इस साइट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है अभी तक तो। और ये जो सीरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, रिएक्टर प्रोग्राम था, जिसको क्लेम किया जाता है मोसाद, इजराइल और USA के द्वारा, वो तो जो है पूरी तरह से विफल हुआ। और सीरिया अगर कहता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं था, फिर भी यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक तो हुई थी उस प्रोग्राम को ही खत्म करने के लिए। जो भी चीज़ें थी, मोसाद इसमें सफल रहा, इजराइल इसमें सफल रहा, और इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बहुत ही कमाल का ऑपरेशन किया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ऑपरेशन करके आ गए, वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करके अपने घर में वापस आ गए। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और सक्सेस प्लस एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियोस की PDF, इनसे रिलेटेड वीडियोस, और आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ पे इन वीडियोज़ की PDF, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी आपको यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे। तो होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।